हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बट द आइडिया इज गाइस, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये आए और चले गए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है वो आपको मिले, और प्लस ये क्वेश्चंस आपको इमेजेस के साथ मिले। मतलब जब इमेज आपके सामने होती है ना, तो आपको चीज़ें जल्दी लर्न होती है। तो यही हमारी यूनिक चीज़ें रहेंगी कि हम इमेजेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके सी टेट हो गया, केवी हो गया, ईएमआरएस हो गया, कोई भी एग्जाम आप ले लो टीचिंग का, सब में ही पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तो वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ ही रखे हैं, तो इनमें तो हमें सोचना ही नहीं है। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, कि इसी तरीके से मैं और भी कंटेंट लाता रहूं। और आपका एक कमेंट मेरे लिए पावर हाउस की तरह काम करेगा। तो बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब गाइज ये बताओ, सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हो। सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरीके से एक सोसाइटी में मिल बांट के, यानी कि कहने का मतलब है मिलजुल के रहते हैं, है ना। और सोशलाइज होने के अपने बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक पर्सन ए और पर्सन बी है, जब वो सोशलाइज होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। वो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, वैल्यूज़ को समझते हैं। ठीक है। कैसे सोसाइटी में स्टैंड आउट करना है वो समझते हैं। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस। अब वो बोल रहे हैं कि बच्चों में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है, ये रिवॉल्व किसके अराउंड करता है, बच्चों के अराउंड ही करता है। और मैक्सिमम हर क्वेश्चन का जो मेन आंसर होता है ना, वो चाइल्ड सेंट्रिक ही होता है। ठीक है। तो कभी भी आप देखना, जब आप सोचो तो एलिमिनेशन का जब भी मेथड यूज करो तो चाइल्ड सेंट्रिक होके करना। चलो, तो पहला पॉइंट लिखा गया है, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं पीडीएफ को। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, हमने देखा। अब हिंदी में भी आप क्वेश्चन गाइस देख सकते हो, हिंदी में भी हम पे मेंशन है, बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक निम्न में से कौन सा है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है विद्यालय, परिवार, मीडिया और सरकार। ठीक है। तो सबसे पहला बच्चा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप इमेजेस भी देखोगे। अच्छा गाइस, ये इमेजेस के यहाँ पे जो हिंदी लिखी है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज और ये थोड़ा गलत आ गया था। इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में, बट आप हिंदी के लिए ऊपर रेफर कर सकते हो। स्कूल में क्या सबसे पहले, देखो बच्चा सबसे पहले सीधा स्कूल थोड़ी चला जाता है, स्कूल के साथ थोड़ी हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं बी पे। बी पे आने से पहले हम सी पे चलते हैं। सी में लिखा क्या है, सी में लिखा है मीडिया। देखो मीडिया तो किसी की भी लाइफ में बहुत बाद में आता है ना, हम स्टार्टिंग में थोड़ी ना मतलब सीधा ही मीडिया के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमको जाना है रूट कॉज में कि किसके साथ हम मिलते हैं। मीडिया नहीं हो सकता। क्या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत बात की बात है, जब हम सोसाइटी में जाते हैं, जब हम आगे और लाइफ में बढ़ते हैं, तब जाके गवर्नमेंट की चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है हमारे साथ। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके साथ होते हैं, फैमिली के साथ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइज होने का, वो फैमिली है। इसलिए कहते हैं फैमिली वैल्यूज ही हमारा बचपन में सब डिसाइड कर देती है कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ें हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, स्पेशली जो जिस पे काम किया था बीएफ स्किनर ने। तो ये सब डिसाइड हो जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। आप देखो इसको। अच्छा सॉरी, मुझे पहले पीछे का भी रब करना पड़ेगा गाइज, वरना वो बार बार आता रहेगा। तो मैं क्लियर ऑल माई ड्राइंग्स कर देता हूँ। अब हम लेते हैं पेन। देखो, अब गाइज यहाँ पे क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे यानी कि ये भी एक हम पे क्या थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्ट परमिनेंस। तो ये ना बहुत परमानेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बच्चों के एंगल से समझा रहा हूँ। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको कोई टॉय देते हैं तो उनको तब दिखाई दे रहा होता है। अब उसी टॉय को अगर मैं किसी दरी के नीचे छुपा दूं, तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये है कि बच्चे को ये लगे कि अब टॉय अगर दिख नहीं रहा तो इसका मतलब दुनिया में है भी नहीं, गायब हो चुका है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टॉय दिख तो नहीं रहा, पर उसको समझ जाएगा कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। तो जो ये वो सोच रहा है ना कि कहीं छुपाया है, और फिर वो ढूंढने की कोशिश करेगा, यही होता है आपके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको हिंदी में भी पढ़ो, क्या लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। तो ये क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब अगर मैं आपको एक बात और बताऊं इसका आंसर करने से पहले, यहाँ पे देखो बना भी रखा है, सेंसरी मोटर में एक टॉय बना रखा है, ऐसे ऐसे वो चद्दर के नीचे कुछ छुपा जैसा रखा है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में देखो वो और बड़ी हो गई है, और फॉर्मल ऑपरेशन में तो फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे चला गया। देखो, अब सेंसरी मोटर होती है ना, ये एज होती है आपकी 0 से लेके 2 साल तक। ठीक है। 0 से लेके 2 ईयर्स तक की एज को हम सेंसरी मोटर मानते हैं। प्री ऑपरेशनल होती है आपके 2 से लेके 7 ईयर्स तक की एज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है हमारे पास
7 टू लेकर के 11 ईयर्स की एज, और फॉर्मल ऑपरेशन होती है हमारे पास 11 प्लस ईयर एज। तो इस तरीके से जीन पियाजे ने इनको डिवाइड किया था। अब सेंसरी मोटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा 8 से लेकर के जब 12 महीना का होता है, तो लगभग उस ड्यूरेशन पे, उस काल पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं। इमोशनल एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। अब ईगोसेंट्रिक से हमारा क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होना, मतलब बच्चे का दूसरे के एंगल से ना सोच पाना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक बिल्ली आई और बच्चा रूम में बैठा हुआ है, तो अगर बच्चे को डर लगा और उसने आग बंद की, तो उसने आग बंद करके सोचा कि अब मुझे तो बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, तो उसको ये लगना कि बिल्ली को भी वो नहीं दिख रहा होगा। कहने का मतलब है वो बिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है, वो सिर्फ अपने हिसाब से सोच रहा है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, ये तो थोड़ी लॉजिकल स्टेज हो जाती है। यहाँ पे बच्चा लॉजिक्स वगैरह में बात करने लग जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 प्लस तो बच्चा बिल्कुल क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चला जाता है, यानी कि अब तो वो काल्पनिक चीज़ें भी सोच सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थिंकिंग उसकी। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना मिस्टर बी किया था ना, वैसे तो वो एक ग्रोन अप मैन थे, बट जो उनकी थिंकिंग थी वो लगभग कुछ 2 से 7 साल के बच्चे जैसी थी। और इवन ना ये जो पर्सन है रोवान एटकिंसन, इनके कुछ इंटरव्यू मैंने जब देखे थे, तो वहाँ पे भी ये यही बोलते हैं कि इन्होंने जब ये कैरेक्टर प्ले किया था ना, तो ये अपने आप को पूरा वैसा सोच के चल रहे थे। और एक और बात ये भी है ना, इनसे बोला गया कि तुम अब इस कैरेक्टर को क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये तो बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर है, अगर इस पे मूवीज़ बनाओगे तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक्स बना सकते हो। बट उनका कहना ये था कि जो उन्हें मिस्टर बीन के साथ करना था ना, जो मैक्सिमम क्रिएटिविटी वो कर सकते थे, वो कर चुके हैं। यानी कि सही बात है, अब वो अपनी उस लाइफ की स्टेज से बहुत आगे आ चुके हैं। तो अब मिस्टर बीन जैसा सोचना, वैसा एक्ट करना, वैसी फिजिकल कॉमेडी शायद उनको लगता है कि वो अब नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही जवाब दिया था, वरना मिस्टर बीन पे तो अभी भी कितना कुछ हो सकता था। तो ये था यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आइडिया। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी प्राइमरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगॉट्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे जोर देता है वो? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में, यानी कि बच्चा जब बायोलॉजिकल मैच्योर होगा तो अपने आप उसका कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया, उसका सोचने का जो तरीका है, जो उसकी सोच है वो डेवलप कैसे हो रही है, तो क्या वो बायोलॉजी से हो रही है? ऐसा लेव वाइगॉट्स्की ने नहीं कहा था, ये कहा था किन्होंने, ये पियाजे की थ्योरी में था। ठीक है, पियाजे की थ्योरी में था कि बायोलॉजिकली ये चीज इंप्रूव होती है। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो वाइगॉट्स्की थे वो सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और यही वो थे जिन्होंने हमको ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत भी दिया था, और इन्होंने हमको स्कैफोल्डिंग के बारे में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये वाला काम सारा ये किया था किसने? बिहेवियरिज्म पे काम किया था BF स्किनर ने। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे। और उसके बाद इक्विलिब्रिएशन, ये अगेन किसने किसने काम किया था इस पे? पियाजे ने। और इक्विलिब्रिएशन क्या होता है वैसे, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। इक्विलिब्रिएशन मतलब होता है कि आपका जो नॉलेज है ना, जो आपकी करंट नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है, उन दोनों को आपस में बराबर तल पे लाना। जैसे कि किसी बच्चे को बोला जाए कि जो डॉग है भाई उसके 4 लेग्स होते हैं, तो ये उसकी करंट नॉलेज है। बट मान लो अब वो हमेशा सोच के चलेगा अगर 4 लेग है तो डॉग ही होगा, बट किस दिन उसके सामने क्या आ गया? एलिफेंट। तो जिस दिन एलिफेंट उसके सामने आएगा, हो गए तो उसके भी 4 लेग्स, बट उसका तो साइज ही अलग है, वो तो दिखने में भी अलग है। तो उस दिन उसके पास एक नई नॉलेज आएगी, 4 पैर का ज़रूरी नहीं है कि डॉग ही हो, कोई और भी एनिमल हो सकता है। तो उस नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ कंबाइन करके ये कंक्लूजन निकालेगा कि 4 लेग के और भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो अगर हम इस इमेज में देखें, आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं, सोशल इंटरैक्शन बिल्कुल सही, इक्विलिब्रिएशन नहीं, और रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये किन्होंने दिया था? तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक चीज सुनना गाइज, ZPD में होता क्या है ना, कहा जाता है कि जो भी आपका एक्चुअल पोटेंशियल है ना, जो आप अभी हो मतलब, और जो आपका पोटेंशियल हो सकता है, जो भी हो सकता है इन केस मेहनत जब आप करो, तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना, या जो भी इसके बीच में गैप होता है, इसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई मोर नॉलेजेबल अदर लगेगा, यानी कि कोई भी लग सकता है जो आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करे और एक्चुअल से लेकर के ऊपर तक पहुंचा दे। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, होता क्या है, हम ZPD की वजह से तो चीज़ें सीखते रहते हैं, तो वही है। पर एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये हमारे जीन नहीं, सॉरी, जीन पियाजे कह रहा हूं मैं, ये हमको दिया था लेव वाइगॉट्स्की ने। ठीक है,
ठीक है, तो लेव वाइगॉट्स्की हो गया। अब जेरोम ब्रूनर का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने क्या दिया था, जेरोम ब्रूनर ने, तो ये सोच के बताओ। तो गाइस जेरोम ब्रूनर ने हमको बताया था किसके बारे में, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, यानी कि इन्होंने बोला था कि बच्चा खोज कर करके सीखता है। जीन पियाजे का तो आपको पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने बताया था। बीएफ स्किनर ने अगेन बिहेवियरिज्म पे काम किया था, या ऑपरेशनल कंडीशनिंग भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये ना, ये बिहेवियर पे कैसे काम करते थे, इनका कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड करता था। देखो, रिवॉर्ड्स पे और पनिशमेंट पे। यानी कि ये कहते थे कि बच्चे को कोई बिहेवियर सिखाना है तो या उसको रिवॉर्ड दे दे के सिखा दो, या उसको पनिशमेंट दे दे के सिखा दो। तो ये उस तरीके से बच्चे को ट्रेन करने पे विश्वास रखते थे, ये इनकी थ्योरी थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है पहले तो, इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे हर तरह के बच्चे को आप इंक्लूड करोगे। आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि भाई ये तो डिफरेंटली एबल्ड है, इनको मत बिठाओ यहाँ पे, या ऐसा, या किसी की हाइट कम है, या किसी कोई बोलता ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। सबको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। अभी किस पे फोकस करता है, सिर्फ गिफ्टेड चिल्ड्रन पे कि जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उन पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेबल स्टूडेंट बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, क्या ये ऐसा कहता है कि भाई तुम डिसेबल हो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा? ये जो मीम चलता है, तो क्या ये यहाँ पे लागू होगा? बिल्कुल नहीं। क्रिएट बैरियर्स फॉर स्लो लर्नर, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्या उनके लिए और दिक्कतें क्रिएट कर देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे, तो ये भी गलत है। और क्या ये बिलीव करता है कि हर चाइल्ड में पोटेंशियल है? बिल्कुल सही बात है, ये बिलीव करता है कि हर चाइल्ड में पोटेंशियल है और सबको ले के साथ लेके चलता है, और जो कि होना भी चाहिए। सही बात भी जो है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं हम नेचर वर्सेस नर्चर पे। देखो, नेचर वर्सेस यानी कि प्रकृति वर्सेस पोषण का विवाद तात्पर्य क्या है, इसका क्या मतलब है? जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, अनुवंशिकी और वातावरण, बिहेवियर एंड टेम्परामेंट, व्यवहार और स्वभाव, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, वातावरण और जीव विज्ञान, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, आंतरिक और बाहरी कारक। देखो भाई, ऐसा है, सिंपल सी बात है। जो नेचर है ना, वो हमारे जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारी जो हेरिडिटी है। और वहीं पे जो आपके पास ये नर्चर है, ये नर्चर क्या कहना चाह रहा है? नर्चर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, इसीलिए कहते थे कि जो जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो वो नेचर वर्सेस नर्चर के बेसिस पे होती है। तो कहने का मतलब है, कैसे देखो, ऐसी बात है ना, आपके जेनेटिक्स में सपोज कर लो कि ये है कि थोड़े से ना आप शांत स्वभाव, सॉरी कैसे बोल रहा हूँ मैं, थोड़े आप शांत स्वभाव के टाइप के पर्सन रहे होंगे बाय नेचर। ठीक है, जेनेटिक्स में ऐसा रहा होगा, आपके पेरेंट्स के साथ है कुछ भी ऐसा। अब हुआ क्या, आप ना एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हो जहां पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है ना, ऐसा। तो आपकी अब जो डेवलपमेंट होगी ना, तो वो डिपेंड करेगा, वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब हो सकता है कि आप वहां से बहुत सॉल्यूशन करने वाले पर्सन बन जाओ, है ना, क्योंकि जब मुश्किलें आती है तो दो चीजें होती है, या तो आदमी बिगड़ ही जाता है या तो सुधर ही जाता है। एक तो चीज ये, आप इसको ऐसे भी समझो, आपने वो वर्ड सुना है बहुत अच्छे से, ब्रेन वॉशिंग। तो ब्रेन वॉशिंग क्या है? बचपन में तो हमारे जेनेटिक्स जो मर्जी या नेचर था हमारा, बट जब हमको ब्रेन वॉश किया गया, एनवायरनमेंट में ऐसा डाला गया, कुछ सिखाया गया, तो हम पूरी ही अलग तरीके से एक्ट करते हैं। तो समझ ही रहे हो आप दुनिया में क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो सारा खेल किस में आ जाता है आपका, नेचर वर्सेस नर्चर के डिबेट में। ठीक है, तो इसलिए हम पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट को रिलेट करता है, ना बिहेवियर को, ना इंटरनल एक्सटर्नल को, ना इन्वायरमेंट को।